Hello friends, I am Neha Jain on behalf of University of Technology. Today we are going to discuss multiple choice questions of system analysis and design. As we have already discussed about the syllabus of system analysis and design, today I will give you an overview that what type of questions can come in your system analysis and design question paper. Like regarding system analysis and design, what questions they can ask from you. So let's start. Okay, multiple choice questions. So question number 1 is a model that is the demo implementation of the system. The options are waterfall model, prototype, incremental model, agile model. So आप सभी लोग देख ही सकते हैं कि जो ऑप्शन दिया है आंसर वो है बी, प्रोटोटाइप. देखिए, आंसर देने से पहले आपको सारे मॉडल्स के बारे में पता होना चाहिए कि सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के अंदर कौन कौन से मॉडल्स होते हैं. क्योंकि हम एक सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते वक्त मैं ये भी करूंगी कि आपको थोड़ा बहुत रिवीजन करवाती रहूंगी कि सिस्टम एनालिसिस क्या है, डेवलपमेंट क्या है, डिजाइन क्या है. देखिए, सिस्टम डेवलपमेंट जो है एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो इंक्लूड करता है बहुत सारे फेजेस जैसे कि प्लानिंग, एनालिसिस, डिजाइन, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस. तो जो प्राइमरी फोकस होगा हमारा अभी इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त वो मॉडल्स की तरफ देखना होगा कि कौन कौन से मॉडल्स है. देखिए, सिस्टम एनालिसिस होता है और सिस्टम डिजाइन होता है. सिस्टम एनालिसिस एक वो प्रोसेस होता है जहां पे आप कलेक्ट करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं फैक्ट्स को. आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर सिस्टम को डिकम्पोज करते हैं इसके कंपोनेंट्स के अंदर. जो सिस्टम एनालिसिस है उसका पर्पस होता है एक सिस्टम को या उसके पार्ट्स को स्टडी करना ताकि हम उसके ऑब्जेक्टिव्स का पता लगा पाए. तो बेसिकली ये ना एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक होती है जो कि सिस्टम को भी इम्प्रूव करती है और ये भी इंश्योर करती है कि उसके जो कंपोनेंट्स हैं सिस्टम के वो एफिशिएंटली एक पर्पस को सॉल्व करने के लिए वर्क करें. एनालिसिस जो है ना वो ये बताता है कि व्हाट द सिस्टम शुड डू, एक सिस्टम को क्या करना चाहिए. अगर हम डिजाइन की बात करें तो डिजाइन एक प्रोसेस है एक न्यू बिजनेस सिस्टम या फिर एक एग्जिस्टिंग सिस्टम को रिप्लेस करने की प्लानिंग करना. उसमें हम उसके कंपोनेंट्स डिफाइन करते हैं, उसके मॉड्यूल डिफाइन करते हैं ताकि जो भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसको वो सेटिस्फाई कर सके. देखिए, प्लानिंग के पहले हमें ये समझना जरूरी है कि ओल्ड सिस्टम क्या था, वो कैसे वर्क करता था. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द ओल्ड सिस्टम थॉरली. और सिस्टम डिजाइन जो है वो इस चीज पे फोकस करता है कि आपको जो सिस्टम का ऑब्जेक्टिव है हाउ टू अकम्प्लिश दैट. तो सिस्टम एनालिसिस और डिजाइन का पर्पस होता है सिस्टम के बारे में जानना, प्रोसेस के बारे में जानना, टेक्नोलॉजी के बारे में जानना. अब इस जो लेक्चर है ना इसको ना सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बल्कि एक रिवीजन क्लास की तरह भी ले सकते हैं. तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज अ सिस्टम, कि भाई सिस्टम क्या होता है. देखिए, सिस्टम जो वर्ड है ना वो एक ग्रीक वर्ड सिस्टेमा से डिराइव किया हुआ है जिसका ये मतलब होता है कि एक जो सेट ऑफ कंपोनेंट्स हैं जो एक कॉमन कॉज के लिए एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लगे पड़े हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए सो दैट द सिस्टम कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव. सो ये कंपोनेंट्स जो होते हैं एज ए होल वर्क करते हैं. सो सिस्टम क्या होता है, एक ऑर्डरली ग्रुपिंग होती है इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स की जो आपस में जुड़े होते हैं टू अचीव ए स्पेसिफिक गोल. अब हम बात करें, देखिए हर सिस्टम के ना कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि एक जो सिस्टम है उसका बिहेवियर स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए जो कि एक स्पेसिफिक डिजाइन को एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए बनाया गया है. उनके बीच में इंटरकनेक्टिविटी और इंटरडिपेंडेंस होनी चाहिए. ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम का, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होनी चाहिए. सब सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स की प्रायोरिटी इतनी हाई नहीं होनी चाहिए जितनी की ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटी हाई होनी चाहिए. अगर आप सिस्टम के उदाहरणों की बात करें तो देखिए ट्रैफिक मैनेजमेंट भी तो एक सिस्टम ही है.
पेरोल जनरेशन एक सिस्टम है, ऑटोमेटिक लाइब्रेरी सिस्टम है, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ये सारे सिस्टम के उदाहरण हैं। अब एक सिस्टम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? देखिए, सिस्टम की काफी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन, इंटरैक्शन, इंटरडिपेंडेंस, इंटीग्रेशन, और उनका होता है एक सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। हम ऑर्गेनाइजेशन जो इसका प्रॉपर्टी है, अगर उसकी बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, कंपोनेंट्स का अरेंजमेंट क्या होगा, ताकि वो एक प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्ट को अचीव कर सके। बात करें इंटरैक्शन की, तो ये एक मैनर है जिसमें कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ ऑपरेट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर एक परचेज डिपार्टमेंट है तो उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और पेरोल डिपार्टमेंट को पर्सनल डिपार्टमेंट के साथ इंटरेक्ट करना ही होगा। अगर बात की जाए इंटरडिपेंडेंस की, तो देखिए इंटरडिपेंडेंस शब्द खुद में ही ये बता रहा है कि जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सिस्टम के, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, ताकि जो एक सिस्टम एज ए होल है वो प्रॉपर फंक्शन कर सके। सो द कंपोनेंट्स आर कोऑर्डिनेटेड एंड लिंक्ड टुगेदर। तो जो आउटपुट होता है एक सब सिस्टम का, हो सकता है ना कि जो आउटपुट ऑफ वन सब सिस्टम है वो दूसरे सब सिस्टम को एज ए इनपुट चाहिए हो। अगर हम बात करते हैं, देखिए मैं ये सब जानकारी आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जो आगे क्वेश्चंस आएंगे उन सब में आपको आंसर देने के लिए इन सब कंसेप्ट्स की मदद मिलेगी, इन सब कंसेप्ट से। तो इट इज जस्ट एन ओवरव्यू, एक रिवीजन की तरह आप इसे ले लीजिए। मैं फिर दोहराती हूँ अपनी बात। इंटीग्रेशन की हम बात करें तो इंटीग्रेशन एक कंसर्न है कि एक जो सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं वो किस तरीके से कनेक्टेड हैं आपस में। इसका ये मतलब है कि जो पार्ट्स होते हैं एक सिस्टम के, उनको आपस में वर्क करना है। और सेंट्रल ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो जो ऑब्जेक्टिव होता है सिस्टम का वो सेंट्रल होना चाहिए, रियल होना चाहिए, प्रॉपरली स्टेटेड होना चाहिए। तो यूजर को ये पता होना चाहिए कि एक कंप्यूटर एप्लीकेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है। अगर हम एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम की बात करें तो वो होता है कंट्रोल, प्रोसेसर या प्रोसेसर्स कह लीजिए, फीडबैक होता है, और इनपुट और आउटपुट तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता ही है। अगर हम आउटपुट्स और इनपुट्स की बात करते हैं तो मेन एम ही सिस्टम का होता है एक आउटपुट को जनरेट करना, ताकि वो उसके यूजर के लिए बहुत ही मददगार हो सके। बिकॉज आउटपुट है क्या, आउटपुट प्रोसेसिंग ही तो है, आउटपुट एक प्रोसेसिंग का रिजल्ट ही तो है। और इनपुट क्या है, इनपुट इंफॉर्मेशन है जो आप सिस्टम में एंटर कराते हैं प्रोसेसिंग के लिए। अब हम बात करते हैं कि प्रोसेसर क्या होता है। देखिए प्रोसेसर एक ऐसा एलिमेंट है एक सिस्टम का जिसमें एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि इनपुट से आउटपुट की तरफ कैसे जाएंगे। तो ये जो होता है ना, ये ऑपरेशनल कंपोनेंट होता है एक सिस्टम का। तो प्रोसेसर क्या कर सकते हैं, वो या तो इनपुट को पार्शियली या टोटली मॉडिफाई कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आउटपुट की स्पेसिफिकेशंस क्या है। देखिए जैसे जैसे आउटपुट की स्पेसिफिकेशन चेंज होती है ना, प्रोसेसिंग भी उसी तरीके से चेंज हो सकती है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि इनपुट को मॉडिफाई किया जाता है ताकि प्रोसेसर जो है ट्रांसफॉर्मेशन को इजीली हैंडल कर सके। बात करें अगर कंट्रोल की, तो कंट्रोल एलिमेंट सिस्टम को एक गाइड करता है, डिसीजन मेकिंग सब सिस्टम की तरह काम करता है, जो कि इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट को गवर्न करता है। तो जो एक कंप्यूटर सिस्टम का बिहेवियर होता है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, इनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और भी काफी चीजें होती हैं, एनवायरनमेंट होता है, बाउंड्रीज एंड इंटरफेसेस होते हैं। और टाइप्स ऑफ सिस्टम की तो बात करें अगर हम, तो फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम होते हैं, ओपन और क्लोज होते हैं, अडेप्टिव और नॉन अडेप्टिव होते हैं, ये सारी तरीके के सिस्टम होते हैं। अब आते हैं कि हम, क्योंकि हमारा प्रश्न रिलेटेड था मॉडल से कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, सिस्टम डेवलपमेंट के क्या क्या मॉडल। देखिए वाटरफॉल मॉडल होता है। वाटरफॉल मॉडल जो था ना, वो सिक्वेंशियल है कि भाई नेक्स्ट स्टेप जो है ना, जब तक करंट स्टेज नहीं कंप्लीट होती वो नहीं नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन कर सकता।
जब एक स्टेज के गोल्स मीट कर जाते हैं तो हम उस स्टेज को कंप्लीट मानते हैं। इस मॉडल में कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आप कोई भी स्टेप को स्किप नहीं कर सकते। तो जो वाटरफॉल मॉडल है वो लॉन्ग, कॉम्प्लेक्स या ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के लिए हेल्पफुल नहीं है। फिर बात करते हैं वी मॉडल की, जिसको हम वैलिडेशन और वेरिफिकेशन मॉडल कहते हैं। तो अगर हम वाटरफॉल मॉडल में प्लानिंग को, अर्ली टेस्ट प्लानिंग को ऐड कर दे, तो इस मॉडल की तरह वर्क करता है। फिर बात करते हैं इटरेटिव या इंक्रीमेंटल मॉडल की। देखिए, जैसा कि नाम ही बताता है ना, इसके अंदर रिपीटेड साइकिल्स होती है। हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि हम मॉडल्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस मॉड्यूल। अब हम बात करें प्रोटोटाइपिंग मॉडल की, जो इसका उत्तर था, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि जो प्रोटोटाइपिंग मॉडल है वो पूरा का पूरा कस्टमर की नीड को समझने के लिए बनाया जाता है टीम के द्वारा। क्योंकि एक स्मॉल स्केल रेप्लिका प्रेजेंट करके मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग को काफी हद तक रिजॉल्व किया जा सकता है। सो डेवलपर जब प्रोजेक्ट पे काम करने से पहले क्या करता है, एक प्रोटोटाइप बना देता है जैसा उनको लगता है कि भाई कस्टमर को यही चाहिए। तो प्रोटोटाइप को डेवलप करते हैं, टेस्ट करते हैं और रिफाइन करते हैं कस्टमर के फीडबैक के अनुसार। एक बार प्रोटोटाइप एक्सेप्ट हो गया तो टीम फिर क्या करती है, फाइनल प्रोडक्ट डेवलप करना स्टार्ट कर देती है। जो प्रोटोटाइपिंग मॉडल है ना, वो नंबर ऑफ इटरेशन जो एसडीएलसी में चाहिए होती है ना कस्टमर फीडबैक के द्वारा, उसको काफी हद तक रिड्यूस कर देती है। इससे टाइम तो बचता ही है और कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है अ स्टेज इन विच individual components are integrated and ensured that they are error free to meet customer requirements. इसके ऑप्शन है कोडिंग, टेस्टिंग, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन। देखिए, कोई भी प्रश्न का उत्तर देने से पहले आप ये इंश्योर कीजिएगा कि आप उस कंसेप्ट के बारे में सोचें कि आपने उसमें क्या पढ़ा था और उस प्रश्न को आप अच्छे से समझें। जैसा कि ये प्रश्न कह रहा है कि वो कौन सी स्टेज है जहां पे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करते हैं और हम ये इंश्योर करते हैं कि वो एरर फ्री हो। देखिए, उसका इसका उत्तर है टेस्टिंग। क्योंकि हार्डवेयर और कंपोनेंट्स को टेस्ट भी तो किया जाता है इंडिविजुअली। देखिए, एसडीएलसी के ना कुछ फेजेस होते हैं, जैसे कि एसडीएलसी मतलब सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के रिक्वायरमेंट एंड कलेक्शन एनालिसिस होता है, फिजिबिलिटी स्टडी होती है, डिजाइन होती है, कोडिंग, टेस्टिंग, इंस्टॉलेशन कह लीजिए, डिप्लॉयमेंट कह लीजिए और मेंटेनेंस। जहां तक हम बात करें रिक्वायरमेंट कलेक्शन और एनालिसिस की, हम टेस्टिंग पे भी आएंगे जो कि इसका उत्तर है। हम शुरू करते हैं फेज 1 से, जिसमें हम रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, सीनियर टीम मेंबर्स जो होते हैं उनके पास कुछ इनपुट्स होते हैं सारे स्टेक होल्डर्स से और जो भी डोमेन एक्सपर्ट्स होती हैं। तो उसमें क्या होता है, इस स्टेज के अंदर एक क्लियर पिक्चर होती है कि इस एंटायर प्रोजेक्ट का क्या स्कोप है, क्या एंटिसिपेटेड इश्यूज हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या डायरेक्टिव्स हैं जो प्रोजेक्ट को ट्रिगर करेंगे। तो जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग टीम होती है उसको डिटेल्ड और प्रिसाइज रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी होती हैं, जिससे कि कंपनी को नेसेसरी टाइमलाइन के अंदर काम फिनिश करने की प्लानिंग में मदद मिले। अगर हम बात करें फिजिबिलिटी स्टडी की, जब एक रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज कंप्लीट हो जाता है तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो है फिजिबिलिटी एनालिसिस। देखिए, इसको कहते हैं कि क्यों जरूरत है, क्योंकि इसके अंदर सारी डिजाइन और डेवलपमेंट इन्वॉल्व होता है। क्योंकि फिजिबिलिटी कुछ चेक्स होते हैं कि इकोनॉमिक, कि भाई क्या हम प्रोजेक्ट दिए गए समय और बजट में कंप्लीट कर पाएंगे। लीगल बात करें तो ये कहता है क्या साइबर लॉ के अंतर्गत, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कंप्लायंसेस के अंतर्गत हम ये प्रोजेक्ट हैंडल कर सकते हैं।
ऑपरेशनल फियाजिबिलिटी की हम बात करें तो हम ये देखते हैं क्या वो जो ऑपरेशंस क्लाइंट हमसे उम्मीद रख रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या वो हम बना सकते हैं। टेक्निकल फियाजिबिलिटी की बात करें, क्या जो करंट कंप्यूटर सिस्टम है जिसपे ये इंस्टॉल होने जा रहा है वो इन सॉफ्टवेयर को सपोर्ट कर पाएगा। शेड्यूल का मतलब है कि क्या एक गिवन शेड्यूल के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाएगा। बेसिकली मतलब फियाजिबिलिटी के अंदर हम सारे इफ एंड बट्स को देख लेते हैं। क्या हम समय पे कंप्लीट कर पाएंगे प्रोजेक्ट, क्या हम लीगली भी इसको हैंडल कर पाएंगे, क्या इकोनॉमिकली ये बेनिफिशियल है, क्या हम क्लाइंट को वो डिलीवर कर पाएंगे जो वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है और हमने उसे प्रॉमिस किया है। अब बात करें हम डिजाइन की, तो ये जो थर्ड फेज है सिस्टम और सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट का, ये रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट की तरह बनाया जाता है जिसमें पूरे की पूरे सिस्टम का आर्किटेक्चर बताया जाता है। तो जो डिजाइन फेज होती है वो नेक्स्ट फेज के लिए एज अ इनपुट वर्क करती है। हाई लेवल डिजाइन होती है, लो लेवल डिजाइन होती है, बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। आगे हम बात करें कोडिंग की, तो जैसे ही सिस्टम का डिजाइन फेज नेक्स्ट फेज कोडिंग में डेवलपर जो है एंटायर सिस्टम को बिल्ड करता है कोड लिखकर, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज की गई है। इस कोडिंग फेज के अंदर जो है टास्क को हम यूनिट्स और मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं और डिफरेंट डिफरेंट डेवलपर्स को असाइन कर देते हैं। सबसे जो लंबा फेज है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का वो ये है। इसके अंदर डेवलपर को कुछ प्री डिफाइंड कोडिंग गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है। इसमें उनको कुछ प्रोग्रामिंग टूल्स जैसे कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर, डीबगर आदि को जनरेट और इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे जो कि इसका उत्तर था टेस्टिंग, जो दूसरे प्रश्न का उत्तर था टेस्टिंग, उसकी हम बात करें। जब एक सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाता है, वंस द सॉफ्टवेयर इज कंप्लीट और डिप्लॉय हो जाता है टेस्टिंग एनवायरनमेंट में, टेस्टिंग टीम उस पे उसकी फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना स्टार्ट कर देती है। ये इसलिए किया जाता है कि एंटायर एप्लीकेशन है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम कर रही हो। इस फेज के अंदर क्यूए और टेस्टिंग टीम को कुछ बग्स मिल सकते हैं, एरर्स मिल सकती हैं। फिर क्या होता है, वो डेवलपर से कम्युनिकेट करते हैं, डेवलपमेंट टीम फिक्स करती है बग्स को, वापस क्यूए और रीटेस्टिंग के लिए भेजती है। तो ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होता रहता है जब तक कि एक सॉफ्टवेयर बग फ्री, स्टेबल और वर्किंग नहीं हो जाता बिजनेस की नीड्स के अकॉर्डिंग सिस्टम की। तो इसका उत्तर है टेस्टिंग। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है डैश इज अ स्टेप इन विच डिजाइन इज ट्रांसलेटेड इनटू मशीन रीडेबल फॉर्म। देखिए अभी अभी हमने बात की है कोडिंग की, कि कोडिंग क्या होती है। कोडिंग होती है कि एक बार डिजाइन फेज ओवर हो जाएगा तो आपको कोड लिखना है ताकि आप सिस्टम बना सकें, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने चूज की है, और हम डिफरेंट डिफरेंट डेवलपर्स को वो एक एक मॉड्यूल असाइन कर देते हैं। तो इसका उत्तर है कि कोडिंग इज ए स्टेप इन विच डिजाइन इज ट्रांसलेटेड इनटू मशीन रीडेबल फॉर्म। तो इसका उत्तर है कोडिंग। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की तरफ, जो है द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू लॉजिकल मॉड्यूल्स फॉर ईज ऑफ इनहेरिटेंस, डिजाइन, एडिटिंग, इम्प्लीमेंटेशन। जिसका उत्तर है कि द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू लॉजिकल मॉड्यूल्स फॉर ईज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। क्योंकि हमने इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं की थी, तो आइए हम इम्प्लीमेंटेशन की भी बात कर लेते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन होता क्या है। देखिए जब टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है,
वंस द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फेज इज ओवर, कोई बग्स नहीं है, कोई एरर्स नहीं है, तो हम उसको फाइनली डिप्लॉय करते हैं, जो भी फीडबैक हमें प्रोजेक्ट मैनेजर देता है उसके अकॉर्डिंग। ये होती है हमारा इम्प्लीमेंटेशन। देखिए, इम्प्लीमेंटेशन की बात हमने डिटेल में जब हमने एसटीसी पूरा सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन पूरा पढ़ा था तब भी की थी। तो जैसे ही जो रिक्वायरमेंट्स हैं इम्प्लीमेंटेशन की ईज के लिए तोड़ी जाती हैं, तो वो फेज होता है। क्योंकि जब एक रिक्वायरमेंट और डिजाइन एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है ना, तो नेक्स्ट फेज ऑफ एसडीएलसी इम्प्लीमेंटेशन ही या फिर आप कह लीजिए डेवलपमेंट ही होता है सॉफ्टवेयर का, जहाँ पे डेवलपमेंट जो है कोडिंग स्टार्ट कर देता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन नेसेसरी डेटा क्रिएट कर देता है, फ्रंट एंड डेवलपर्स इंटरफेसेस या जीयूआई कर देते हैं कंप्लीट, और डेवलपर्स यूनिट टेस्ट भी लिखते हैं हर कंपोनेंट के लिए। तो इसका उत्तर है इम्प्लीमेंटेशन। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो है a set of activities that ensure that software correctly implements a specific function। कि वो सेट ऑफ एक्टिविटीज क्या है जो इंश्योर करते हैं कि एक सॉफ्टवेयर करेक्टली एक स्पेसिफिक फंक्शन को इम्प्लीमेंट करता है। जी, उत्तर तो आप देख ही चुके हैं, इसका वेरिफिकेशन है। वेरिफिकेशन होता क्या है? देखिए, वेरिफिकेशन और टेस्टिंग जो है एक इंटीग्रल पार्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का, जहां पे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को इवेल्युएट किया जाता है कि क्या वो यूजर की डिमांड्स या नीड्स को मीट कर पाएंगे। सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, असेसमेंट्स होते हैं। क्योंकि देखिए, जो एक सिक्योर एसडीएलसी होता है ना, वही तो एक अच्छा सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में अगर वो प्रॉपरली वर्क करेगा तो ऑब्वियसली क्लाइंट एंड पे भी करेगा। देखिए, वेरिफिकेशन क्या होता है? वेरिफिकेशन का मतलब होता है, देखिए वेरिफिकेशन और वैलिडेशन दो अलग अलग टर्म है, प्लीज इनमें कंफ्यूज ना हो। वेरिफिकेशन टेस्टिंग का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट है जो अभी डेवलपमेंट में है, क्या वो ओरिजिनल रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है, क्या वो सही तरीके से काम कर रहा है। और वैलिडेशन होता है पोस्ट प्रोडक्शन, कि प्रोड्यूस होने के बाद में कि क्या एप्लीकेशन एंड यूजर की नीड को मीट कर रही है, क्या हमने करेक्ट सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट किया है। सो वैलिडेशन और वेरिफिकेशन में अंतर आप सबको मतलब होना चाहिए, पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए, वेरिफिकेशन टेस्टिंग होती है वो काफी डिफरेंट प्रोसीजर और प्रोटोकॉल्स को इन्वॉल्व करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है प्रश्न 6। डैश इज डन इन द डेवलपमेंट फेज बाय द डीबगर्स। कोडिंग, टेस्टिंग, डीबगिंग या इम्प्लीमेंटेशन। देखिए, उत्तर तो बिल्कुल क्लियर ही है कि डीबगिंग, क्योंकि डैश इज डन इन द डेवलपमेंट फेज बाय द डीबगर्स एंड अ डीबगर इज अ पर्सन हु डज डीबगिंग। सो आंसर इज डीबगिंग। देखिए, डीबगिंग क्या होती है? कोडिंग तो डेवलपर्स करते ही हैं, और डीबगिंग कौन करता है? डीबगिंग डीबगर्स करते हैं। अगर आप बात करें डिटेल में कि डीबगिंग क्या होती है, देखिए डीबगिंग का क्या मतलब होता है कि जब भी एक सिस्टम तैयार हो गया है लेकिन फिर भी वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो उसमें कुछ बग्स हैं। तो डीबगिंग एक साइक्लिक एक्टिविटी होती है जिसमें टेस्टिंग का एग्जीक्यूशन होता है और कोड करेक्शन भी होता है साथ साथ। देखिए, जो फाइनल मॉड्यूल टेस्टिंग होती है उससे डीबगिंग वाली टेस्टिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि फाइनल मॉड्यूल टेस्टिंग के अंदर करेक्टनेस को डेमोन्स्ट्रेट करना होता है, जबकि डीबगिंग जो टेस्टिंग ड्यूरिंग डीबगिंग होती है वो सिर्फ एरर्स को लोकेट करने के काम आती है। देखिए, डीबगिंग अगर आपको एक्सेसिव टाइम जो डीबगिंग पे स्पेंड हो, इसका जिम्मा प्रोग्रामर को लेना पड़ता है कि वो भी मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए एफर्ट्स का।
डीबगिंग करते वक्त सबसे पहले डिजाइन और एल्गोरिथम को समझा जाए। सेवरल मेथड्स होते हैं करेक्टनेस या इम्प्लीमेंट को समझने के लिए इम्प्लीमेंटेशन की। कोड ट्रेसिंग की जानी चाहिए, बहुत सारे कॉल्स टू मॉड्यूल सर्विसेज को अगर आप ट्रेस कर रहे हैं एक प्रोसीजर को, रिव्यूज देने चाहिए। द पीयर शुड बी फैमिलियर विद द एल्गोरिथम, तो पीयर रिव्यूज लेने चाहिए। एरर्स को एंटिसिपेट करना चाहिए। और रिक्वायरमेंट क्यों होती है डिबगिंग की? आप बताइए क्यों होती है डिबगिंग की रिक्वायरमेंट? टू इफेक्टिवली डीबग कोड हमारे पास दो कैपेबिलिटीज होनी चाहिए कि हमें एफिशिएंटली हम इतने एबल होने चाहिए कि हम एफिशिएंटली कॉल ऑन द सर्विस प्रोवाइड कर सके। तो देखिए, आपको एक मॉड्यूल को इफेक्टिवली डिबग करने के लिए हार्डवेयर ड्राइवर्स यूज करने पर हार्डवायर ड्राइवर्स यूज करने पड़ सकते हैं, कमांड इंटरप्रेटर्स यूज करने पड़ सकते हैं। और कुछ प्रिंसिपल्स भी होते हैं डिबगिंग के कि जब भी कोई एरर आए तो आप उसे इमीडिएटली रिपोर्ट कीजिए, यूजफुल इंफॉर्मेशन को मैक्सिमाइज कीजिए, इंटरप्रिटेशन को इजी बनाइए, यूजलेस चीजों को मिनिमाइज कीजिए, डिस्ट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन को मिनिमाइज कीजिए, टेस्टिंग कोड को यूज कीजिए, कॉम्प्लेक्स को इग्नोर कीजिए। तो ये सारी बातें होती हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 हमसे ये पूछता है कि अ टेस्टिंग स्ट्रेटजी that tests the application in the context of an entire system। उत्तर है इसका ए सिस्टम। आपको ऑप्शन दिए हुए थे सिस्टम, वैलिडेशन यूनिट या ग्रे। देखिए, टेस्टिंग स्ट्रेटजीज क्या होती है? सब सिस्टम टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंतर्गत आता है, जिसका एम होता है कि जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग व्हाइट बॉक्स होती है, ब्लैक बॉक्स होती है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मतलब वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन अंडर टेस्ट होता है। तो क्यों सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आखिर जरूरी है? क्योंकि अगर बग होंगी, एरर्स होंगी सॉफ्टवेयर में, अगर आप उसको आइडेंटिफाई अर्ली ही कर लेंगे तो बिफोर डिलीवरी, बिफोर इम्प्लीमेंटिंग एट द क्लाइंट एंड आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर प्रॉपरली टेस्ट सॉफ्टवेयर है तो वो रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, हाई परफॉर्मेंस इंश्योर करता है, जिससे कि आपकी टाइम बचती है, कॉस्ट बचती है और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी डेफिनेटली इंक्रीज होता है। टेस्टिंग की जरूरत भी इसीलिए है ताकि सॉफ्टवेयर की जो बग्स होती है ना वो काफी महंगी पड़ सकती हैं और डेंजरस भी हो सकती हैं। तो मॉनेटरी हार्म्स तो हो ही सकते हैं, ह्यूमन लॉसेस भी हो सकते हैं। जो हमारी हिस्ट्री है ना वो फुल ऑफ सच एग्जांपल्स है जहाँ पे मॉनेटरी और ह्यूमन लॉस हुए बिकॉज ऑफ द सॉफ्टवेयर बग्स। तो बेनिफिट्स क्या है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के? कॉस्ट इफेक्टिवनेस होती है, सिक्योरिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंश्योर होती है और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, जो हमारा मेन एम होता है किसी भी प्रोडक्ट का, वो अचीव होता है। क्योंकि हमारा एम होता है कि हम यूजर को बेस्ट एक्सपीरियंस दें। देखिए, बहुत टाइप की सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती है, फंक्शनल होती है, नॉन फंक्शनल होती है, मेंटेनेंस होती है। फंक्शनल के अंदर यूनिट टेस्टिंग आती है, लोकलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आता है। नॉन फंक्शनल के अंदर परफॉर्मेंस, एंड्योरेंस, लोड, वॉल्यूम, स्केलेबिलिटी आती है। मेंटेनेंस के अंदर रिग्रेशन आती है। तो जो टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज बात करते हैं, अगर हम 3 को लेके चले, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन और सिस्टम टेस्टिंग, क्योंकि कि इसका उत्तर सिस्टम टेस्टिंग है। तो देखिए, सिस्टम टेस्टिंग में क्या होता है, सॉफ्टवेयर को एज ए होल कंपाइल करते हैं और एज ए होल ही हम टेस्ट करते हैं। और ये टेस्टिंग स्ट्रेटेजी जो है फंक्शनैलिटी, पोर्टेबिलिटी और सिक्योरिटी चेक करती है। तो ये हो गई सिस्टम टेस्टिंग। अब हम आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा प्रश्न 8 है। अ टेस्टिंग कंडक्टेड एट द डेवलपर साइट अंडर वैलिडेशन टेस्टिंग, अल्फा, गामा, लैम्डा और यूनिट। देखिए, उत्तर है इसका अल्फा। इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देती हूँ कि अल्फा टेस्टिंग क्या होती है। देखिए, अल्फा टेस्टिंग एक इंटरनल चेकिंग होती है जो कि इन हाउस डेवलपमेंट या क्यूए टीम के द्वारा की जाती है। कस्टमर तो उसको कोई रेयरली करता है, कोई वंस इन अ वाइल। मेन पर्पस जो अल्फा टेस्टिंग का होता है वो सॉफ्टवेयर की बग्स को
जो पहले कभी नहीं मिली थी टेस्टिंग फेज में, उसका पता लगाना होता है। तो अल्फा टेस्टिंग के स्टेज में तो क्या करता है, सॉफ्टवेयर का जो बिहेवियर है ना, वो रियल लाइफ कंडीशंस को इमिटेट करके, एंड यूजर के एक्शंस को इमिटेट करके चेक किया जा सकता है। तो इससे क्या होता है, हमें कस्टमर से फास्ट अप्रूवल मिल जाता है, हमें प्रोडक्ट की डिलीवरी से पहले ही अप्रूवल मिल जाता है। तो अल्फा फेज के अंदर क्या होता है, बहुत सारे टेस्टिंग के टाइप्स होते हैं, स्मोक, सैनिटी, इंटीग्रेशन, यूआई एक्सेप्टेंस, रिग्रेशन। अगर कोई एरर आ भी जाती है तो उसको डेवलपमेंट टीम करेक्ट कर देती है इमीडिएटली एड्रेस करके। जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग स्टेज पे हमसे कुछ इश्यूज मिस हो जाते हैं, वो अल्फा टेस्टिंग के अंदर डिस्कवर किए जा सकते हैं। तो अल्फा टेक्निक ऐसा सॉफ्टवेयर वर्जन रिलीज करती है जो अल्फा टेस्टेड है। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, बीटा टेस्टिंग। बीटा को आप प्री रिलीज टेस्टिंग भी कह सकते हैं, जो कि एक लिमिटेड ऑफ बीटा टेस्टर्स पे या कह लीजिए एंड यूजर्स पे की जाती है, ताकि ऑफिशियल प्रोडक्ट डिलीवर होने से पहले उसको टेस्ट कर सके। जो मेन पर्पस होता है ना बीटा टेस्टिंग का, वो होता है कि सॉफ्टवेयर की कंपैटिबिलिटी को वो वेरीफाई करे, डिफरेंट सॉफ्टवेयर के साथ, हार्डवेयर के साथ, डिफरेंट नेटवर्क कनेक्शंस के साथ, और यूजर का फीडबैक भी ले। देखिए, इसमें ओपन बीटा टेस्टिंग भी होती है और क्लोज बीटा टेस्टिंग भी होती है। गामा टेस्टिंग क्या होती है, फाइनल स्टेज होती है टेस्टिंग प्रोसेस की, जो कंडक्ट की जाती है इससे पहले कि सॉफ्टवेयर रिलीज हो। तो ये था अल्फा, बीटा और गामा टेस्टिंग। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो है प्रश्न 9, एसटीडी स्टैंड्स फॉर। देखिए, एसटीडी जो है इसका उत्तर है ए, सॉफ्टवेयर टेस्ट डॉक्यूमेंट्स। देखिए, सॉफ्टवेयर टेस्ट डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, टेस्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आर्टिफैक्ट्स जो क्रिएट करते हैं हम टेस्टिंग करते वक्त या सॉफ्टवेयर को डेवलप करते वक्त तब प्रिपेयर किए जाते हैं, जिससे कि टेस्टिंग टीम को मदद मिलती है टेस्टिंग एफर्ट्स के अंदर। तो ये कंप्लीट सूट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है जो आपको डिस्क्राइब करता है टेस्ट की प्लानिंग, डिजाइन, एग्जीक्यूशन, रिजल्ट्स जो भी आपकी टेस्टिंग एक्टिविटी से मिले हैं। तो बेसिकली एसटीडी का मतलब होता है सॉफ्टवेयर टेस्ट डॉक्यूमेंट, जो कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन का ही एक पार्ट है। इसके अंदर टेस्ट प्लान, टेस्ट सिनेरियो, टेस्ट केस, ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, ये सब होती है। तो इसलिए इसका उत्तर है, उत्तर ए, सॉफ्टवेयर टेस्ट डॉक्यूमेंट्स। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है 10वां प्रश्न, डैश इज ए पार्ट ऑफ यूजर डॉक्यूमेंटेशन। देखिए, इंस्टॉलेशन गाइड जो है वो ही यूजर डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होती है। इंस्टॉलेशन गाइड जो होती है ना, वो एक टेक्निकल कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंट होता है, जिसका इंटेंशन होता है पीपल को असिस्ट करना हाउ टू इंस्टॉल अ पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन गाइड एक सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है जो हेल्प करती है सॉफ्टवेयर यूजर्स को उनको इंस्टॉल करने में, अनइंस्टॉल करने में या अपग्रेड करने में। तो जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन गाइड होती है वो इसलिए नेसेसरी होती है सो दैट इट कैन हेल्प यू अवॉइड कॉमन पिटफॉल्स एंड एरर्स दैट कैन अकर ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। देखिए, जो एक गुड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन गाइड होती है ना, वो आपको हेल्प कर सकती है हर चीज में। कैसे हेल्प कर सकती है, आपकी फ्रस्ट्रेशन को रिड्यूस कर सकती है एज ए यूजर, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन का सिनेरियो दे रखा होता है, और इंक्रीज कर देती है चांसेस को कि भाई सॉफ्टवेयर जो है ना वो करेक्टली इंस्टॉल होगा एक ही बार में। अगर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन गाइड एकदम पुअरली रिटन है तो सॉफ्टवेयर प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं होगा, क्योंकि यूजर तो उसी को फॉलो करेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है maintenance and review add to the useful life of the system but can consume large amounts of dash documents, softwares, devices, resources। उत्तर है इसका resources। कैसे, क्योंकि ये बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस, क्योंकि ये मेंटेनेंस और रिव्यू है ना, यही सबसे ज्यादा रिसोर्सेस कंज्यूम करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द साइनिंग ऑन द प्रोसीजर।
आइडेंटिफिकेशन, वेरिफिकेशन, एग्जीक्यूशन, ऑथराइजेशन। जो इसका उत्तर है वो है सी, एग्जीक्यूशन। क्योंकि साइनिंग ऑन तो एक पार्ट है। साइनिंग ऑन क्या है? स्पेशल सिस्टम डिजाइन कंसिडरेशंस का एक पार्ट है। इसके अंदर एग्जीक्यूशन नहीं होता। इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन होता है, ऑथराइजेशन होता है, पर इसके अंदर एग्जीक्यूशन नहीं होता। अब हम हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो है व्हाट इज सिस्टम एनालिसिस। देखिए, मैं ये क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल शुरुआत में ही दे चुकी हूँ कि सिस्टम एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फैक्ट्स को कलेक्ट करके उनको इंटरप्रेट करते हैं। तो इसका उत्तर जो है वो है ऑल ऑफ द मेंशन अबव, कलेक्टिंग फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन एज वेल एज इंटरप्रेटिंग फैक्ट्स एंड आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स। आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो अ सिस्टम कंटेन्स अ डैश व्हिच इज प्लान टू रीच अ स्पेसिफिक गोल, कम्युनिकेशन, इंटरडिपेंडेंस, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, नन ऑफ द अबव मेंशन्ड। तो इसका आंसर है स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, क्योंकि एक सिस्टम के अंदर स्ट्रक्चर और बिहेवियर ही तो होता है, ताकि उसको उसकी मदद से हम एक प्लान्ड गोल तक, एक स्पेसिफिक गोल तक पहुंच सके। बहुत ज्यादा डिटेल में इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग में ही हम काफी कुछ इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे 15वें प्रश्न की तरफ, जो है इन अ डीएफडी एक्सटर्नल एंटिटीज आर रिप्रेजेंटेड एज। देखिए, एक्सटर्नल एंटिटीज हैं जो एज ए रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करती हैं, क्योंकि डीएफडी डेटा फ्लो डायग्राम का ही तो एक एब्रिविएशन है। डीएफडी ये बताता है व्हाट विल बी द फ्लो ऑफ डेटा ऑफ अ सिस्टम। ये एक इंसाइट भी देता है इनपुट और आउटपुट में हर एंटिटी के, प्रोसेस के, क्योंकि डीएफडी के अंदर कोई कंट्रोल फ्लो, कोई लूप, कोई डिसीजन रूल्स तो होते नहीं है। स्पेसिफिक ऑपरेशंस होते हैं जो कि टाइप ऑफ डेटा पे डिपेंड करते हैं। तो डीएफडी के अंदर प्रोसेस होता है, डेटा फ्लो होता है, वेयर हाउस होता है और टर्मिनेटर होता है। देखिए, 0 लेवल डीएफडीज होते हैं, 1 लेवल होते हैं, 2 लेवल डीएफडीज होते हैं। डीएफडीज की मदद से हम क्या करते हैं? फंक्शनिंग और लिमिट्स ऑफ अ सिस्टम समझ सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, सो इट बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या कंटेंट्स होंगे। डिटेल्ड और बहुत ज्यादा अच्छा डायग्राम अगर हमने बनाया है तो हम बहुत अच्छी तरह सिस्टम समझ सकते हैं, और टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पर्सन को भी ये समझ आ सकता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है यूज द न्यू सिस्टम एट द सेम टाइम एज द ओल्ड सिस्टम टू कंपेयर द रिजल्ट, दिस इज नोन एज पैरेलल ऑपरेशन। कि आप साथ साथ सेम से पुराने को भी यूज कर रहे हैं और नए को भी यूज कर रहे हैं। देखिए, पैरेलल रनिंग एक स्ट्रैटेजी होती है सिस्टम चेंज ओवर की, जहां पे एक न्यू सिस्टम को आप धीरे धीरे जो है रोल अज्यूम करवाते हैं ओल्डर सिस्टम का। तो एक टाइम ऐसा होता है जब दोनों सिस्टम साइमल्टेनियसली काम कर रहे होते हैं। क्यों ये कन्वर्जन क्यों होता है? क्योंकि ओल्ड सिस्टम की जो टेक्नोलॉजी है वो काफी पुरानी हो चुकी है, इसीलिए नए सिस्टम को ऐड किया गया है और इंस्टॉल किया गया है ताकि वो ओल्ड को रिप्लेस कर सके। आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है 17वां प्रश्न। डैश इज अ टेबुलर मेथड फॉर डिस्क्राइबिंग द लॉजिक ऑफ द डिसीजंस टू बी टेकन। ये हमने डिसीजन टेबल में डिस्कस किया था और उत्तर भी इसका डिसीजन टेबल है। डिसीजन टेबल जो है एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है इनपुट्स की। तो ये बहुत ही इफेक्टिव टूल है, कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी है, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट भी है, क्योंकि डिसीजन टेबल जो है वो सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को और कंडीशंस को टेस्ट करता है। तो डिसीजन टेबल एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक है जो कि सिस्टम का बिहेवियर टेस्ट करने के लिए काम आती है, बहुत सारे इनपुट कॉम्बिनेशंस को लेकर। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे 18वें प्रश्न की तरफ, जो है द अप्रोच यूज्ड इन टॉप डाउन एनालिसिस एंड डिजाइन इज। इसका उत्तर है टू आइडेंटिफाई a top level function and then create a hierarchy of lower level module and components। देखिए, टॉप डाउन अप्रोच जो होती है वो होल सिस्टम जो होता है ना सक्सेसफुली पार्टीशन होता है एक हायरार्की ऑफ सब सिस्टम में। टॉप लेवल पे एक बिहेवियरल डिस्क्रिप्शन यूज किया जाता है और इस डिस्क्रिप्शन को फिर स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन के अंदर पार्टीशन किया जाता है। तो ये सब बात थी हमारे टॉप डाउन की। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। So for sure success in this exam, please follow this online test series link. Thank you so much.